हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और कितनी भी कोशिश कर लो इसमें नंबर हमारे पूरे नहीं आ पाते। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंक्रीज हो गए। ये एक ऐसा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स जो एसएससी की सारी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। मतलब कि मैं बात करूं एसएससी प्री एग्जाम, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्जाम की बात कर लो। अगर 25 क्वेश्चंस आप लोगों के इंग्लिश के आते हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के आते हैं। दैट मीन्स अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 20% इसका वेटेज रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आप इसमें अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो बहुत इजीली आप अपने 5 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है इसको सॉल्व करने के लिए वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूं कि क्लोज टेस्ट जो टॉपिक है वो आपका आता है कंप्रीहेंशन पार्ट के अंडर। कंप्रीहेंशन आप लोग समझ ही सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कंप्रीहेंड, दैट मीन्स समझना। ये क्लोज टेस्ट ऐसा टॉपिक नहीं है जो रातों रात आपका इंप्रूव हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सतत प्रयास करने होंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, अपनी कंप्रीहेंशन स्किल्स पे वर्क करना होगा। क्योंकि जैसे आप स्पॉटिंग एरर्स और दूसरे टॉपिक्स करते हो उसके लिए आपको सिर्फ पर्टिकुलर ग्रामर का नॉलेज चाहिए होता है। लेकिन क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज भी होना चाहिए, वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी होगी तब जाके आप इस टॉपिक पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और प्लीज़ सारे के सारे स्टूडेंट्स लाइक करके ही जाना सेशन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हम आपको बताते हैं कि क्या स्टेप्स रहती है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले प्रोसेस रहती है रीड द पैसेज केयरफुली। आपके सामने जो पैसेज आएगा सबसे पहले काम रहता है उस पैसेज को पूरा रीड करो। रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको उस पैसेज की थीम पता चले। थीम क्या है? सेंटेंस पॉजिटिव की मोड में जा रहे हैं कि नेगेटिव मोड में जा रहे हैं, जो उसमें ऑथर है वो बोलना क्या चाह रहा है, वर्ब कौन सी यूज हो रही है, कौन से टेंस से आपका पूरा स्ट्रक्चर पैसेज फ्रेम हुआ है। सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आपको पैसेज पढ़ोगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं, जैसे ही उन्हें क्लोज टेस्ट आया फटाफट से फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, उसके चार ऑप्शंस उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, हमें पूरे पैसेज को आखिरी तक रीड करना है। रीड करना दूसरा जरूरी इसलिए भी क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ब्लैंक में आपका आंसर आएगा ना, उसका आंसर आप तभी मार्क कर सकते हो जब आपको आखिरी की कहानी पता हो। इसलिए कहा जाता है पहले इत्मीनान से शांत दिमाग से पैसेज को पूरा का पूरा रीड कर लो, उसके बाद कुछ नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला काम पैसेज को रीड करो, पहचानो कि टोन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑथर उसमें क्या बताना चाह रहा है, कौन सी टेंस यूज हो रही है, प्रेजेंट यूज हो रहा है, पास्ट यूज हो रहा है या फिर फ्यूचर टेंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना और पता लगाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट थिंग इज वोकैबलरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं बोलूँ क्लोज टेस्ट में कोई रोल प्ले करता है तो वो है वोकैबलरी। आप लोगों के पास चार ऑप्शंस रहते हैं। चार ऑप्शंस में से आप सही आंसर पे तभी पहुंच पाओगे ना जब आपको उन चारों वर्ड्स का मीनिंग पता होगा। जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता है आप सही आंसर कैसे लगाओगे? दैट मीन्स वोकैबलरी का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है कि वोकैबलरी आपको 1000 2000 याद करनी होगी तभी आप क्लोज टेस्ट अच्छा कर पाओगे, ऐसा नहीं है। जनरल डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वही वर्ड्स आते हैं, बस उसका यूसेज करेक्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चल पाएगा? जब आप अपनी लाइफ में रीडिंग स्किल्स डेवलप करोगे। रीडिंग स्किल कैसे डेवलप होगी तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी कि रीडिंग स्किल्स आपको कैसे डेवलप करनी है। लेकिन छोटा सा बता देती हूँ, अगर आप बिगनर है तो न्यूज़पेपर जो भी आपको अच्छा लगता है उस न्यूज़पेपर में से आप वो सेक्शन पढ़िए जिस सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो आप क्रिकेट वाला सेक्शन रीड कीजिए। किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो वो वाले सेक्शन को पढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपकी वोकैबलरी एंड रीडिंग स्किल्स दोनों इंप्रूव। ठीक है, तो वोकैबलरी पे आपको अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी है तभी आपका टॉपिक अच्छे से हो पाएगा, बिना उसके कुछ भी नहीं हो। सो द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। अब यहाँ पे ग्रामर का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। ग्रामर का नॉलेज क्यों होना जरूरी है भाई? आपको पता तो होना चाहिए ना कि टेंस यूज हो रही है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हम कभी भी वॉज वर हैड ये सब यूज नहीं करेंगे। टेंस यूज हो रही है प्रेजेंट की तो हमको पता है इज एम आर होगा या तो हैज हैव होगा, ये सारी वर्ब्स यूज होगी।
तो दैट मीन्स आपके पास ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कौन सा यूज होता है किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है। दैट मीन्स ग्रामर का भी आपका नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल ए यूज हो रहा है वो किसके लिए होता है, आर्टिकल एंड द किसके लिए यूज होता है। इन सब का कंप्लीट आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपनी कमांड इसमें स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज यूसेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है भाई, आप सभी को पता है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ब्लैंक है, यहाँ पर नाउन दिया हुआ है। मैंने एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल ही इज अ डैश बॉय। क्या लिखा भाई, ही इज अ डैश बॉय। अब इस डैश को फिल करने के लिए आप लोगों को एग्जामिनर 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉय है जो कि होता है नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम हमेशा किस क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। दैट मीन्स इन चारों ऑप्शन में से जो एडजेक्टिव होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इस चीज का नॉलेज कैसे होगा, जब आपने अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड की होगी, आपको पता होगा कि आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है। दैट मीन्स आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, जो एडजेक्टिव वाला आंसर है उसको लगा सकते हो, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज इसलिए जरूरी होता है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को इन चीजों को यूज करना है प्रैक्टिकली। लास्ट थिंग इज ऑप्शन एलिमिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देता है। 4 ऑप्शन देने का मकसद क्या है, आपको फंसाने का। लेकिन आपको अपना माइंड यूज करना है, फंसना नहीं है। कैसे भी करके दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करना भी बताऊंगी कि कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद जो दो ऑप्शंस बचते हैं ना, उन दो ऑप्शन में स्टूडेंट्स जनरली गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं और उनके मार्क्स हो जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको दो जो ऑप्शंस बचते हैं उनमें से करेक्ट आंसर की तरफ प्रोसीड करना। स्टूडेंट्स याद रखना, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखो, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं उनको हटाओ, और फिर जो आखिरी के दो बच रहे ना, उन दोनों में से करेक्ट आंसर की तरफ जाओ। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए पहले क्या करो, ऑप्शंस को कम करो, 4 से ऑप्शंस 2 की तरफ आओ, फिर दो में से आपको एक सिलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और सही आंसर पे भी आप इजीली पहुंच। आ रही है सभी को बात समझ में? अब इतनी चीजें तो हम लोगों ने देखी कि इन इन चीजों का हमें ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन चीजों का हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे। आज की क्लास में हम जितने भी पैसेज रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है। देखना इन सारी चीजों का यूज करके हम कैसे अपने करेक्ट आंसर पे सही तरीके से पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें उससे पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाए। ये जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कंप्रीहेंशन सॉल्व करने। इसके अलावा भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आपको सारी इंग्लिश की चीज़ें आती आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिंग ऑफ एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों में ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज एग्जामिनर आपका चेक करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना है। इस बैच में आप लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में देख सकते हैं। 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेशंस हो चुके इस क्लास में। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास नोट्स रहते हैं इसमें, 1 साल की वैलिडिटी और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो इस कोर्स को आप बिल्कुल परचेस कीजिए। ये सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बैच है, और इसमें आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा ना वो पूरा अपडेटेड कंटेंट। दैट मीन्स सारी एग्जाम्स में जो रिसेंटली चीज़ें पूछी जा रही है ना, उस पर बेस्ड ही इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इसके लिए आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो, AMCGT। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। रूट एप्लीकेशन आप लोग उसके लिए डाउनलोड करो और इस ऑफर को फटाफट से अवेल करो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग SSC पर्टिकुलर टारगेट बैच के लिए परचेस करना चाहते हो, तो SSC 2023 की जितनी भी एग्जाम्स है, CHSL हो गया, CP हो गया, MTS हो गया, इन सारी बैचेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, GS के सारी चीज़ों के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट एंड PDF मिलेंगे। फटाफट से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके अपना नाम इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगेन अगर आप लोग AMCGT कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी, वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो।
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा डियर स्टूडेंट्स। इस पैसेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या लिखा है, चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज प्रिडिक्शन ऑफ नॉलेज। अब हमने एक सेंटेंस ही पढ़ा, तो हमको इसमें कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है, कहा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब से हमने अपग्रेड किया है तो काफी सारी चीजें हमें देखने को आगे बोला जा रहा है, अपग्रेड करने के लिए हमें मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को सिखाना चाहिए नई टेक्नोलॉजी, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए नेसेसरी, ताकि वो अपने नॉलेज को क्या कर सके, अपडेट कर सके, स्किल्स को अपडेट कर सके। ये पॉसिबल है तभी जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव टोन वाला पैसेज है। यहाँ पे एक जनरल बात की जा रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल जो अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर वन करने की कोशिश करनी है। चार ऑप्शंस लिखे हैं, चार ऑप्शंस देखो, पहले ये पढ़ो कि आगे क्या लिखा है। इधर लिखा है चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो साइंस और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया उसकी वजह से क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी का। दैट मीन्स पॉजिटिव बात हो रही है कि नहीं? तो पॉजिटिव बात हो रही है तो आपका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या नो होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो होगा ही नहीं। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स अच्छी बात है, तो इसलिए स्लो भी नहीं होगा। स्लो अगेन नेगेटिव वर्ड हो गया, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अब अल्टीमेट, अल्टीमेट कहीं से कहीं तक जम नहीं रहा है, अल्टीमेट का मतलब होता है अंततः, यहाँ पे वो तो मीनिंग कहीं से कहीं तक फिट ही नहीं हो रहा है ना। अब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सीधे है ऑप्शन नंबर डी, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है लगातार, एकदम, है ना, जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो गया, रैपिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉयज। अब मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, चार ऑप्शन है। अब आपके पास वोकैबलरी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। एम्प्लॉयज को डिसवाइड करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, परसुएट करना चाहिए, डीएक्टिवेट। अब इंसान को डीएक्टिवेट कर सकता है क्या, डीएक्टिवेट तो उनको किया जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इसको हटाओ भैया। डिस्करेज तो करेंगे नहीं हम, एम्प्लॉयज को बढ़ावा देगी, भैया तुम लोग सीखो इस चीज को, तभी तुम लोग अच्छे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कर पाओगे। तो डिस्करेज भी नहीं कर रहे, डिसवेड इसी का ही सिनोनिम होता है, दैट मीन्स ये भी नहीं। हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, हमें एम्प्लॉयज को क्या करना है, परसुएट करना है, उन्हें मनाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ बढ़े और नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी। अब ट्रेनिंग, जो स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो नेसेसरी हो गई। अब इंटरमिटेंट ट्रेनिंग, इरेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर की इम्प्रॉपर, बट ऑब्वियस है चीज रेगुलर ट्रेनिंग होगी, सही तरीके से नियमित ट्रेनिंग होगी, तभी तो स्टाफ को सीख पाएगा ना। अगर मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाऊँ, 50 दिन छोड़ दूं और फिर पढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या इस तरीके से आप सीख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज को सीख रहा है तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये सारे वर्ड जो है वो नेगेटिव है, एक ही वर्ड पॉजिटिव है, तो करेक्ट आंसर भी आपका यही हो। सारे ऑप्शंस फटाफट से एलिमिनेट करो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक के, याद रखना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू डैश देयर स्किल्स। अब उनके नॉलेज को अपडेट किया जा रहा है और उनकी स्किल्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज में बाधा डालना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, है ना। एनहेंस बढ़ाना। इमिटेट मतलब होता है किसी चीज की कॉपी करना। डिक्रीज मतलब कम। समझ में ही आ रहा है, सारे वर्ड फालतू के दिए हुए इधर, एक ही आंसर करेक्ट होगा, होगा एनहेंस। स्किल्स को क्या करना है, एनहेंस करना है। लास्ट देख लेते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है, डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ये चीज तभी पॉसिबल है। बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थ्रू आउट या विथ। अब विथ तो यूज होगा नहीं, क्योंकि विथ जनरली यूज किया जाता है जब हम बोलते हैं कि किसी पर्सन के साथ, जैसे बोलते हैं ना, आई एम एग्री विद दिस दिस पर्सन, है ना। या फिर जब हम किसी चीज को किसी चीज से काटने की कोशिश करते हैं तब भी हम विथ करते प्रपोजिशन, तो यहाँ पे विथ नहीं होगा। थ्रू आउट तो होता है जब हम बता दें कि थ्रू आउट द ईयर आई परफॉर्म दिस दिस दिस,
है ना, तो थ्रू आउट भी नहीं होगा समय के अंतराल में पूरे। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थ्रू। मतलब ये पॉसिबल है, किसके थ्रू पॉसिबल है, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। बाय भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, करेक्ट प्रपोजिशन जो है वो है थ्रू। दैट मीन्स आपने इस पैसेज में देखा, एग्जामिनर ने आपका वोकैब का नॉलेज चेक किया, आपका ग्रामर का नॉलेज चेक किया और साथ ही साथ प्रपोजिशन का नॉलेज, तो आपको पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। आगे आने वाले पैसेज में अब आप लोगों को कुछ इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे, तो कोशिश करना उन्हें सॉल्व करने की। ठीक है, एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन फिक्स्ड प्रपोजिशन से भी बनाता है, फ्रेजल वर्ब से भी बनाता है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स का, कि किसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, कौन सा प्रपोजिशन किस वर्ब के साथ यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम लीजिए अपना और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों ने मार्क कर ली होगी अपनी तरफ से करेक्ट आंसर। पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। I decided to stay away from television a whole year. After a week, I started feeling dash. But my friend Bess cheered me up. She dashed me every day and would take me places. It was dash how much fun we had without TV. My life had become more dash without the good old idiot box. बहुत ही बढ़िया पैसेज है। इसमें पढ़ने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि पहले बताया जा रहा है कि मैंने जब टीवी को छोड़ना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, है ना। हम जब किसी चीज़ के आदी हो जाते, यूज टू हो जाते और एकदम से हमसे वो चीज़ दूर कर ली जाए तो हमें कितना अटपटा लगता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे चेयर किया, सही जगह घुमाई, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसके बिना बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मेरी जो लाइफ है वो और भी अच्छी है इस इडियट बॉक्स के बिना, है ना। बहुत ही बढ़िया पैसेज है और बहुत ही आसान भी है। फटाफट से जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्ट मार्क है। चलो, फर्स्ट ऑप्शन हमको लिखा हुआ है फॉर, सिंस, फ्रॉम, टू, सारे प्रेपोजिशन पे है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। डैश अ होल ईयर, डैश अ होल ईयर, सिंस अ होल ईयर, आप सभी को पता है सिंस हम यूज करते हैं जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा भी है क्लास में कि जब भी आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ रहता है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिस डे, है ना, तब हम यूज करते हैं क्या, सिंस होगा। फ्रॉम यूज किया जाता है जब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ हो, फ्रॉम दिस टू दिस, तो फ्रॉम भी यूज। टू अगेन यूज किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए, तो टू भी। यहाँ पे समय को ड्यूरेशन बताने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, एक साल, है ना। आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन फॉर एक ईयर, एक साल के लिए ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट है, आफ्टर अ वीक आई स्टार्टेड फीलिंग। अब हमने जब पैसेज पढ़ा था तो हमको पता चला था कि पहले उसको ना टीवी छोड़ के मजा नहीं आ रहा था, वही दैट मीन्स यहाँ पे जो बात होगी ना वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट वाली होगी। तो स्टार्टिंग में उसको कैसा फील हो रहा था, डिप्रेस, डिवोटेड, डिलाइटेड, डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा खाया हुआ। अब धोखा खाया हुआ कैसे फील करेगा यार, किसी कोई इंसान थोड़ी छोड़ के गया उसको जो धोखा फील करेगा अपने साथ, हटाओ इसे। डिलाइटेड मतलब होता है एकदम खुश, तो वैसे खुश फील नहीं करेगा, पहले तो दुखी होगा, नाराज होगा ना। डिवोटेड मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना भगवान के लिए डिवोटेड है, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, तो उसे हम कहते हैं डिवोटेड। यहाँ पे डिवोटेड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब मैं स्टार्टिंग में क्या फील कर रहा था, बहुत ज्यादा मायूस फील कर रहा था, नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है, बट माई फ्रेंड बेस्ट चीयर्ड मी अप, मेरे चीयर किया। शी डैश मी एवरी डे, वो रोज मुझे क्या करती थी, डैश करती थी। एंड वुड टेक मी प्लेसेस, और मुझे बहुत सारी जगहों पर ले। अब आपको बताना इधर क्या आएगा, वो मुझे क्या करती थी, प्रोत्साहित करने का ही काम करती होगी, है ना। थैंक यू तो बोलेगी नहीं, थैंक तो करेगी नहीं मुझे कि चल यार तूने टीवी छोड़ दी, थैंक यू, थैंक तो करेगी नहीं। रिक्वेस्ट करेगी क्या, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करेगी, तो टीवी छोड़ दिए, अब वो आगे मुझे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं करेगी प्लीज टीवी छोड़ दे, है ना। वो मुझे करेगी इनकरेज, इनकरेज करेगी, प्रोत्साहित करेगी, चल भैया तूने छोड़ दिया है, अच्छी बात है, चल अपन कहीं घूम फिर के आते हैं, बड़ा मजा लेते जीवन।
है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेज। शी encouraged मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट है, इट वॉज डैश हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। उस टीवी के बिना कितना ज्यादा फन था, वो मेरे लिए क्या था, डैश था। अब आपके लिए चार ऑप्शन है, अनहेल्दी, अनबिलीवेबल, अनलकी, अनलिमिटेड। अब आप खुद ही मुझे बताओ, क्या अनहेल्दी, यहाँ पे कोई हेल्दी खाने की बात हो रही है, अनहेल्दी हेल्दी की बात हो रही है, नहीं, तो ये तो होगा नहीं। लक की भी बात नहीं हो रही है, उसने टीवी छोड़ी, उसमें उसको क्या लक वक का तो कोई मैटर की बात है ही नहीं। अनलक की भी हटाओ। अनलिमिटेड और लिमिटेड, ऐसी कोई बात है क्या कि उसने टीवी छोड़ा तो अब उसकी लाइफ लिमिटेड है, ऐसा कुछ। जो करेक्ट आंसर है वो है अनबिलीव। दैट मीन्स उसने सोचा भी नहीं था कि बिना टीवी के भी इतना मजा जीवन में आ सकता है। अनबिलीवेबल था, मतलब सोच भी नहीं सकता था, है ना। तो इट वॉज अनबिलीवेबल हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। टीवी के बिना हमने कितना ज्यादा मजा किया। लास्ट इज, माई लाइफ हैड बिकम मोर डैश विदाउट द गुड ओल्ड इडियट्स। अब जो मेरी लाइफ थी वो और ज्यादा क्या हो गई, अच्छा वर्ड ही होगा, क्योंकि इडियट कहा जा रहा है, उस टीवी को इडियट कहा जा रहा है, तो उसके जाने से मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लगा ना, तभी कुछ ऐसी बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव वर्ड होगा। अब सर्टेन मतलब होता है निश्चित, क्या इधर निश्चित आएगा, माई लाइफ हैड बिकम मोर निश्चित, माई लाइफ हैड बिकम मोर सर्टेन, निश्चित। माई लाइफ हैड बिकम मोर एक्साइटिंग, यस बिल्कुल हो सकता है। बोरिंग होगा नहीं। पॉपुलर तो भैया इंसान होता है, लाइफ पॉपुलर थोड़ी होती है। मेरी लाइफ पॉपुलर हो गई है, ऐसा बोलते सुना है क्या किसी को, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होगा एक्साइटिंग। अब जो मेरी लाइफ है उसमें और ज्यादा रोमांच आ गया और ज्यादा मजा आ गया, किसके बिना, इस टीवी के बिना। आ रही बात समझ में। देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करके सही आंसर पे पहुंचने की कोशिश की। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए और भी क्लोज टेस्ट लेके आऊंगी। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ स्टूडेंट्स। मुझे बताना जरूर आप लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। अगेन आप लोग बैच परचेस करना चाहते हो, एसएससी एग्जाम कोई भी तैयारी कर रहे हो, इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो बैच को जल्दी से परचेस करो। कुछ लिमिटेड सीट्स ही उसमें बाकी है, काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स अपना कोर्स कंप्लीट किया है, चाहे तो आप भी इस कोर्स को परचेस कर सकते। सो बताना जरूर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब सभी को बाय, जय हिंद।